गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम सेल के बारे में। सेल इस तरह से आपने 10th क्लास में भी शायद ये हो सकता है पढ़ा हो, पढ़ाइए जहां तक है। विद्युत धारा के अंदर एक पात्र में दो इलेक्ट्रोड्स डले हुए थे जिन्हें हम धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं, इस तरह से। और इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य, इसमें दो टर्मिनल्स इस तरह से, और ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ है जिसे H2SO4। तो ये इलेक्ट्रोड्स इस विद्युत अपघट्य के साथ आवेश का आदान प्रदान करते हैं। ये विद्युत अपघट्य इन इलेक्ट्रोड्स, ये जो आयन बनते हैं इसके, जैसे H2SO4 है तो H++ और SO4- आयन्स बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड उन आयन्स के साथ आवेश का आदान प्रदान करते हैं। इस कारण इन दोनों के मध्य विभवांतर पैदा हो जाता है। इसके विभव और इसके विभव में अंतर आ जाता है। एक धन विभव बन जाता है, एक ऋण विभव बन जाता है। इस कारण इन दोनों के मध्य विभवांतर पैदा हो जाता है। हम इन दोनों टर्मिनल्स से अगर किसी प्रतिरोध को जोड़ दें इस तरह से, और साथ में यहां पर एक मैंने की भी लगा रखी, कुंजी बोलते हैं इसको, इस प्रकार से ये प्रतिरोध तार है। अभी खुला हुआ है, यहां से खुला हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर धारा का प्रवाह संभव नहीं है। खुला परिपथ भी बोलते हैं इसको। यदि मैं इसमें डॉट लगा दूं तो ये परिपथ अब यहां से बंद हो गया। अब यहां से धारा बहने लगती है और ये धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है इस तरह से धारा बहने लग जाती है। इस प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है इस विभवांतर के कारण। इस यहां से लेकर यहां तक इस पूरी युक्ति को हम सेल के नाम से जानते हैं। तो सेल के अंदर ये विभवांतर पैदा होने का कारण क्या है? जब विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स विद्युत अपघट्य के साथ, विद्युत अपघट्य के आयनों के साथ आवेश का आदान प्रदान करते हैं। इस कारण इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के मध्य विभवांतर पैदा हो जाता है। ये सेल है। हमें इसकी बनावट से कोई लेना देना नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। और आप पढ़ोगे अगर मान लो अदर बुक्स में तो बहुत इजी है एक बार रीड करने से। हमें सिर्फ इसके पैरामीटर से मतलब है कि इसके अंदर जो विभवांतर है वो क्या है। सबसे पहली राशि हम परिभाषित करेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, शॉर्टकट मारेंगे, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्टकट में लिखेंगे EMF। देख लो बाद में मैं ऐसे ही लिखूंगा क्यों, इतना सा EMF आप समझ जाएंगे। ये सेल के विद्युत वाहक बल की बात चल रही है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? जब सेल खुले परिपथ में होता है। अब यहां खुले परिपथ का मतलब क्या है? खुले परिपथ का मतलब होता है इस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। मतलब जो सेल है वो न तो धारा दे रहा है न धारा ले रहा है। मतलब सेल न तो चार्ज हो रहा है और न सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल के एक तरह से खुले परिपथ में पड़ा है। सेल से जो परिपथ संबंधित है वो खुला है, उसमें करंट का मान 0 है। जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात परिपथ में धारा का मान 0 होता है, या सेल न चार्ज हो रहा है न डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये अलग अलग जगह मायने आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे सर्किट देख करके। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों सिरों से हमारा मतलब है दोनों इलेक्ट्रोड्स,
ये वाले इलेक्ट्रोड से दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही सेल का विभव कहते हैं। पूरा पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये लिखा हुआ देखेंगे आप तभी इसको अप्लाई भी कर पाएंगे, क्योंकि भेजे में घुसना बहुत जरूरी है। इस शब्द को अच्छे से पढ़ लो। खुले परिपथ में, खुले परिपथ से मतलब होता है कि जब स्विच ऑफ है। खुले परिपथ से मतलब है सेल से संबंधित परिपथ में धारा का मान 0 है। खुले परिपथ से मतलब है कि सेल को न चार्ज कर रहे हैं न डिस्चार्ज करते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्ज हो गया पूरा, आपने मोबाइल को हटा लिया, अब आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो अब वो सेल, अब उसकी जो बैटरी है वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों नहीं हो रहे हैं। ऐसे वक्त में मतलब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक। वास्तव में विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? विभवांतर है, विभवांतर। इसका मतलब इसका मात्रक क्या आएगा? वोल्ट। इसके नाम पे मत जाना, बल नहीं है ये बल नहीं है, ये क्या है? विभवांतर है। तो आपको समझ आया सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? विभवांतर, जिसका मात्रक वोल्ट होता है। सेल के विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, इससे, ये वाला ई। सेल के विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से लिखते हैं। इटालियन लेटर काम में लेते हैं क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में काम में ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन में काम में ले लिया। अब ये बचता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, विद्युत वाहक बल को इस तरह से लिखेंगे। सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्ट। अच्छा बताओ अभी इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? इसमें धारा का मान 0 हो गया। इसका मतलब अभी सेल इस परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है। ये इस परिपथ में धारा का मान 0 है। सेल से न धारा बाहर जा रही है न अंदर आ रही है। इसका मतलब इसके दोनों सिरों के मध्य जितना भी विभवांतर होगा वो मैं विद्युत वाहक बल के नाम से लिखूंगा। विद्युत वाहक बल कहलाएगा। सेल की टर्मिनल वोल्टता को V से लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। क्या होता है जब सेल बंद परिपथ में होता है? बंद परिपथ में होता है। बंद परिपथ का मतलब ये लो, अब इसमें धारा बहने लगी। अब जो विभवांतर आएगा जब सेल बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ का मतलब क्या है? जब खुले का समझ में आएगा तो बंद का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बंद परिपथ का मतलब होता है जब आपने उस सेल से जुड़े हुए बाह्य परिपथ के अंदर डॉट लगा दिया है या बाह्य परिपथ में धारा बहने लगी है या सेल से धारा का प्रवाह चालू हो गया है या सेल चार्ज हो रहा है या सेल डिस्चार्ज हो रहा है। आपको कुछ भी शब्द सुनने को मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो आप समझ जाएंगे। सुनने को भी नहीं मिलेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार इस सेल से धारा चल रही है, तो आप समझ जाएंगे। अब जो मैं विभवांतर लिखूंगा वो उसका टर्मिनल वोल्टेज है, न कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल नहीं है। विद्युत वाहक बल तो तब होता है जब सेल से बहने वाली धारा का मान 0 हो जाए। शॉर्टकट मारो तो अगर सेल से बहने वाली धारा का मान 0 है तो वो विभवांतर, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। एंड I is not equals to 0, then PD is known as V। ये है शॉर्टकट। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। I 0 है, धारा वारा कुछ भी नहीं है, न आने वाली न जाने वाली कुछ भी नहीं है, धारा का मान 0 है, तो वो विभवांतर कहलाएगा विद्युत वाहक बल। और अगर धारा का मान 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रक्रिया चल रही है, इसका मतलब सेल से धारा आ रही है, जा रही है, कुछ भी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो विभवांतर होगा उसको सेल की टर्मिनल वोल्टता के नाम से जानेंगे। तो टर्मिनल वोल्टता में और विद्युत वाहक बल में सामान्यतया डिफरेंस बहुत कम होता है। जो हम केसेस पढ़ेंगे हम उनके अंदर कई बार तो हम इग्नोर कर देंगे कि यार थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे मान लो
सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान 2.1 वोल्ट है, ये सॉरी विद्युत वाहक बल का मान 2.1 वोल्ट है, तो ये आ गया 2.0। थोड़ा सा अंतर है दोनों के अंदर, यह मान लो इसका मान लिखा है 2.02 वोल्ट और ये आ गया 2.01 वोल्ट। देखो थोड़ा सा ही अंतर आया दोनों में। तो रफ कैलकुलेशंस के लिए या जहां पर हमें विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता अलग अलग ना पूछी जाए या कुछ ऐसी न्यूमेरिकल्स जहां इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम जो विद्युत वाहक बल होता है, टर्मिनल वोल्टता कुछ भी मालूम पड़ जाए, दोनों को एक ही मान करके आगे सॉल्व कर लें। बात समझ में आ गई? तो ये है टर्मिनल वोल्टता और ये टर्मिनल वोल्टता है विद्युत वाहक बल। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? अगर करंट जीरो है, सेल से बहने वाली धारा चाहे इनपुट आउटपुट कैसे भी हो, सेल से बहने वाली धारा का मान 0 है, तो जो भी विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल होगा। और अगर धारा जीरो नहीं है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। तीसरी बात है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम स्मॉल r से लिखते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध को। सेल के विद्युत अपव्यय में आयन्स प्रवाहित होते हैं, जैसे H+ और SO4- 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 H+, इस तरह से। जैसे H2SO4 का मान लो ये जली विलेन है, तो ये आयन्स जो धन आयन है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, और जो ऋण आयन है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं और आवेशों का प्रवाह शुरू होता है, कोई धारा को जन्म देता है। तो इस विद्युत अपव्यय के अंदर जो धारा बहती है वो किसके द्वारा बहती है? आयनों के द्वारा। ये आयन्स होते हैं इसके अंदर, ये आयन्स हैं, ये आयन्स से धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत अपव्यय में धारा का प्रवाह किनके द्वारा संभव होता है? आयन्स के द्वारा। तो जैसे मान लो ये आयन है और बाकी के जो ये विद्युत अपघट्य हैं, जब ये चलता है तो ये विद्युत अपघट्य इसके मार्ग में अवरोध पैदा करता है। किसके मार्ग में कौन अवरोध पैदा करता है? विद्युत अपघट्य। किसके मार्ग में? आयनों के प्रवाह के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, और उसी अवरोध को हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा सेल के आयनों के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आप ऐसे सोचो, अगर मान लो मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूं इसके अंदर, बहुत थोड़ी सी चौक का बुरादा डाल दूं, मान लो थोड़ा सा मिट्टी डाल दूं, तो वो मिट्टी क्या करेगी? इन आयनों के मार्ग में बाधा डालेगी, इनको इधर की तरफ चलते समय उनसे ये आयन उनसे टकराएंगे, उस ये आयन्स के मार्ग में वो अशुद्धियां अवरोध पैदा करेंगी, और जितना ज्यादा अवरोध होगा हम बोलेंगे धारा के मार्ग में अवरोध पैदा हो गया, और उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानेंगे। तो इस आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे एक तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अशुद्धियों पर निर्भर करता है, इसमें कितनी अशुद्धियां मिली हैं, अशुद्धियों पर निर्भर करेगा। और सुनो, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं अगर ये ज्यादा दूरी पर हैं तो इनके मार्ग में अवरोध ज्यादा पैदा होगा। तो इलेक्ट्रोड्स के विन्यास पर, विन्यास का मतलब होता है इनकी साइज भी आ गई और इनके बीच की दूरी भी आ गई, और ताप पर भी निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य के ताप पर भी निर्भर करेगा। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। सबसे मेन चीज है आपको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में इतना सा कम से कम मालूम होना चाहिए, क्या है आंतरिक प्रतिरोध? विद्युत अपघट्य द्वारा सेल के आयनों के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उस सेल के दोनों टर्मिनल्स के मध्य
उत्पन्न विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। जैसे कि सेल है, इन्हीं दोनों सिरों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल भी कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता भी कहलाती है। अब निकाल के बताओ, इन दोनों के मध्य जो विभवांतर का मान आएगा वो क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल। अगर मान लो ऐसा हो जाए तो अब जो विभवांतर का मान आएगा वो कहलाएगा सेल की टर्मिनल वोल्टता। तो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए क्या है विद्युत वाहक बल और क्या है टर्मिनल वोल्टता। एक बार और सुन लो, विद्युत वाहक बल किसे बोलेंगे? सबसे बढ़िया चीज तो ये एक्सप्लेन करनी, जब धारा का मान शून्य, सेल से बहने वाली धारा का मान 0 होता है, मतलब सेल बंद परिपथ में खुले परिपथ में होता है, तो इसके दोनों सिरों के मध्य जो भी विभवांतर होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और यदि सेल बंद परिपथ में होने का मतलब धारा बहने लगी, धारा का मान 0 नहीं है, तो इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा हम सेल का उसको टर्मिनल वोल्टता के नाम से जानेंगे। ठीक है, इनमें संबंध देखो। वैसे सेल के दोनों सिरों पर सेल का संकेत चिन्ह कैसे बनाते हैं बताओ? एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन प्लस धन टर्मिनल को, एनोड को, और छोटी लाइन कैथोड को व्यक्त करती है, और ये दोनों सिरे कहलाते हैं ये वाले इसके। और यहां इसके 2 निर्देशांक लिखे हुए होते हैं। एक ब्रैकेट में 2 निर्देशांक लिखे होंगे, एक लिखा होगा E और दूसरा R। ये कहलाएगा इसका संकेत चिन्ह और ये कहलाएंगे इसके निर्देशांक। जैसे मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, मान ये 2 ऐसा परिपथ देखा आपने और यहां लिखा है 2 वोल्ट 1 ओम, तो आप समझ जाएंगे ये 2 वोल्ट क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। और ये क्या लिखा है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये निर्देशांक क्या क्या बताएंगे आपको? एक तो विभव कहलाएगा विद्युत वाहक बल, और दूसरा कहलाएगा आंतरिक प्रतिरोध स्मरण। तो न्यूमेरिकल्स में सेल के दोनों सिरों के ऊपर जो निर्देशांक लिखे हैं, सेल के संकेत पर जो निर्देशांक लिखे हैं, या आपसे कहा जाए एक सेल 2 वोल्ट 1 ओम, आप समझ जाएंगे ये विद्युत वाहक बल है और ये आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो एक विद्युत वाहक बल होती है और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध होती है। ठीक है, सेल का ये विद्युत वाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध याद रहेगा। संकेत चिन्ह पर 2 निर्देशांक होते हैं, पहला विद्युत वाहक बल और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध होता है। और सुनो, इस सेल के बारे में ये जो धारा का चिन्ह बनाते हैं, ये कहीं भी बनाओ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे इससे भी कंफ्यूज होते हैं। इधर देखो, ये E और ये R। जैसे मान लो ये मैंने चित्र दोबारा बना दिया वाला, अगर मैं धारा का चिन्ह यहां ना बना करके यहां बनाऊं तो भी इस चित्र में और इस चित्र में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। अगर मैं इसको यहां न बना करके यहां बना दूं तो भी एक ही बात है, क्योंकि यहां से धारा ये पूर्ण परिपथ हुआ है तभी धारा का संचार हुआ है। अगर ये परिपथ पूर्ण नहीं होता, खुला परिपथ होता, तो यहां भी धारा 0 होती, यहां भी 0 होती, सब जगह 0 होती। धारा की दिशा बना रखी, इसका मतलब यहाँ धारा बनाऊंगा तो यहाँ ऐसे ही बनेगी और यहाँ धारा इधर बनेगी। तो धारा को कहीं भी व्यक्त कर दो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। जैसे इसको हटा करके मैं यहाँ लगा दूं तो कोई फर्क, जैसे मान लो ये धारा यहाँ बना रखी तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही। तो धारा की दिशा का जो कंफ्यूजन है वो आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं इस तरह से। अब सेल में जब धारा बहती है तो 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। सेल से धारा बहती है तो 2 स्थितियां हो सकती हैं। अच्छा बताओ, सेल से धारा बहेगी तो उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? जब सेल से धारा का प्रवाह चालू हो गया तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? सोचो, सेल की टर्मिनल वोल्टता। अगर धारा 0 कर दूं तो अब वो विभवांतर क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल। तो टर्मिनल वोल्टता का एक सूत्र आपको याद रखना है।
टर्मिनल वोल्टा का एक सूत्र होता है V बराबर E प्लस माइनस IR। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कब प्लस कब माइनस ये अब आपका कोई नहीं बताएगा, आपका IQ काम में लेना है। परिपथ में परिस्थितियां देख करके फैसला लेना है कि मुझे यहाँ प्लस लिखना चाहिए या माइनस का चिन्ह लिखना चाहिए। ठीक है, वो परिस्थितियां आपको बता देंगी। बस इतना सा याद रखेंगे कि टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल के मान से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा और कम दोनों संभव है, लेकिन हमारा कंसेप्ट नहीं बदला अभी भी। अगर धारा 0 है तो वो विभवांतर वास्तव में विद्युत वाहक बल है, और अगर मान लो धारा प्रवाहित हो रही है तो वो टर्मिनल वोल्टा के नाम से ही जानी जाएगी। सूत्र कौन सा है ये आपका IQ बताएगा, परिपथ बताएगा। आप कैसा फैसला लेते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वापस देखो, जब सेल आवेशित हो रहा है मतलब चार्जिंग ऑफ सेल चार्ज हो रहा है। जैसे आप अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर चार्ज होने के बाद उसको हटा लेते हैं, चार्जिंग बंद, और फिर आप उसको यूज करते हैं, तो उस वक्त सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल निरावेशित मतलब डिस्चार्जिंग हो रहा है, मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भर देंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सरताज बनने के लिए ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। बीच बीच में रिवाइज करूंगा, जहां मुझे लगेगा कि यार अभी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, वापस रिवाइज करूंगा। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, यहाँ के बाद उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना बढ़िया काम करेंगे। सेल आवेशित हो रहा है तो आप समझ जाएंगे मैं मोबाइल को चार्ज कर रहा हूं, तो ये सेल है। आप अपनी समझ बनाने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि ये दरवाजा है इसका, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, दो सिरे हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। एक चीज डिसाइड कर लो कि मैं तो धारा का चिन्ह यही देखूंगा, जो भी हो, यहां लगाया तो भी उसको यहां लगा करके देख लूंगा। ठीक है, एक तरह से इस सेल का ये दरवाजा है, ये दरवाजा। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। इसको दरवाजा मान लो। अब आप समझ जाएंगे कि दरवाजे में से धारा अंदर आ रही है, लेकिन मान लो एक चित्र आपने देखा, उस चित्र में ये धारा का निशान ऐसा लगा हुआ देखा, बताओ क्या सोचोगे आप? ये दरवाजा नहीं है। मैं आपको आपकी समझ बनाने के लिए बोल रहा हूं। आप दरवाजा किसको मानेंगे? इसको मानेंगे। ठीक है, बस उनमें इसको दरवाजा मानेंगे। तो ये तीर का निशान मैं यहां भी लगा सकता हूं। इसका मतलब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम। तो एक तरह से दरवाजे में से धारा आ रही है अंदर, तो हम इसको क्या समझ लेंगे? ये सेल आवेशित हो रहा है, चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक है, और अगर ऐसा हो, ये दो सिरे हैं, ये प्लस ये माइनस। अगर आप ऐसा देखें, दरवाजा कौन सा है? ये। अगर आप ऐसा देखें, बताओ क्या इस चित्र में और इस चित्र में अंतर है? नहीं। आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि धारा का चिन्ह यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, इसको हटा करके यहां लगा लो। आपकी समझ के लिए बताओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि धारा पूरे परिपथ पूर्ण होने के बाद ही बहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्ण हुआ है सर्किट, तब जाकर के धारा का प्रवाह हुआ है। तो अगर ऐसा देखो तो हम बोलेंगे ये बैटरी जो है, इसमें से धारा बाहर निकल रही है, हम ऐसा समझ बनाएंगे हम। इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, ये भी डिस्चार्ज हो रहा है।
क्योंकि इस तीर के निशान को मैं अगर यहाँ लगा लूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि डिस्चार्ज हो रहा है। ये चार्जिंग ऑफ सेल और ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। जब सेल चार्ज हो रहा है मतलब इसको मिल रहा है। अच्छा बताओ, अगर ये धारा नहीं होती, वापस उन्हीं दोनों चीजों पर आ जाओ, वही डिस्कस करनी है आपको। अगर मान लो ये धारा नहीं है तो बताओ इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल। धारा का मान 0, ये I बराबर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। I is not equals to 0, then potential difference equals to terminal voltage। याद रहेगा, अगर धारा का मान 0 है तो विभवांतर विद्युत वाहक बल है। धारा 0 नहीं है, धारा 0 नहीं है तो वही विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टेज है। अब आप समझ सकते हैं, अगर इसमें धारा 0 कर दो तो विभवांतर क्या कहलाएगा? ये सेल धारा ले रहा है, इसके ऊपर दो चीजें लिखी होती, क्या क्या? ई और आर। ई और आर दो चीजें लिखी। अगर धारा नहीं होती तो वो विभवांतर मुझे पता है ये होता विद्युत वाहक बल। अब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है तो इस धारा से इस आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर पैदा होगा, एक्स्ट्रा विभवांतर पैदा होगा। और हमें ओम का नियम मालूम है, विभवांतर V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। ये विभवांतर है, टर्मिनल वोल्टेज में समझ के। ये क्या है? विभवांतर। V बराबर क्या होता है? IR। तो इस धारा से आंतरिक प्रतिरोध पर जो विभवांतर पैदा होगा वो कितना होगा? I इंटू स्मॉल r। इस वक्त आप प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। बताओ, धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, क्या इस धारा में अंतर नहीं है? बिल्कुल नहीं। बताओ, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को क्या बोलोगे? अभी समझ बनाओ, समझ बनाओ, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े। क्योंकि धारा नजर आ रही है, धारा जिंदा है, इसका मतलब धारा का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये विभवांतर अब क्या कहलाएगा? सेल की टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र। ठीक है, मैं आपको किरचॉफ के नियम में चिन्ह लगाना सिखाऊंगा, मैं बता दूंगा प्लस माइनस के चिन्ह कैसे हैं। अभी तो आप ये समझ जाओ कि सेल ले रहा है, धारा ले रहा है, ये गेट है, यहां से कभी भी मत देखना, मैं किरचॉफ के नियम में बता दूंगा प्लस माइनस के चिन्ह कैसे आते हैं। अभी फिलहाल हम इसी से काम चलाएंगे, केवल समझ बना रहे हैं अभी पर। यूं मान लो ये सेल धारा ले रहा है तो इसका विभवांतर बढ़ गया है। यहां क्या हो रहा है? यहां दो चीजें लिखी, बताओ। इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को क्या कहोगे? मेरा सवाल समझ में आया? इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को क्या कहोगे? अब सोचना है कि यार धारा बह रही है, धारा 0 नहीं है, इसका मतलब इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? सेल की टर्मिनल वोल्टेज। अब ये सोचो, ये सेल दे रहा है या ले रहा है? धारा दे रहा है या ले रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? तो हम बोलेंगे ये सेल का गेट है, बड़ी लाइन, ये धारा दे रहा है, धारा दे रहा है तो इसका मतलब इसके सिरों के मध्य पहले विभवांतर E था, अब इसमें से कम हो गया, कितना हो गया? E माइनस IR, एंड दिस इज नॉन एज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो विभवांतर है, बताओ अभी इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। अगर ये धारा 0 कर दो तो वही विभवांतर क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। धारा का मान 0 कर दो तो वो विभवांतर क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का मान इस विद्युत वाहक बल से कम प्राप्त होगा। जैसे मान लो ये एक सेल है, बताओ इसके दोनों सिरों के मध्य, आपको इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान पूछा जा रहा है। आंसर दो, इस सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान कितना है? तो अब आपकी निगाहें वहां पहुंच जानी चाहिए कि यार इसमें धारा नहीं है, क्योंकि I बराबर 0 है, अतः विभवांतर, मान लो ये A है और ये B है, विभवांतर A और B के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? सेल के विद्युत वाहक बल, और इसका मान तो लिखा हुआ है। एग्जाम में मान लो ऐसे ही सवाल आ जाए और आपसे पूछा जाए ये इसका विद्युत वाहक बल है और ये आंतरिक प्रतिरोध है, बताओ इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? तो हमें सोचना है कि सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर पूछा जा रहा है। तो मुझे मालूम है कि यार
धारा का मान 0 होता है तो वो विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। और विद्युत वाहक बल का मान तो लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों, तो मेरा आंसर ही आ गया, वो विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब आपको यहां देखना है, जब सेल आवेशित हो रहा है, जब धारा ले रहा है तो प्लस का चिन्ह, और जब धारा दे रहा है तो माइनस का चिन्ह। अच्छा बताओ, ये सेल बताओ, ये चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? सूत्र कौन सा लगेगा, इसके बारे में सोचो। इसके ऊपर दो चीजें लिखी और इधर ये ए है और ये बी है, ये कुछ भी मान लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टर्मिनल्स आप डिसाइड करें। बताओ, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान बताना है आपको। सूत्र कौन सा लगाऊंगा, प्लस वाला या माइनस वाला, ये आपको डिसाइड करना। आंसर दोगे? सोच लिया? कितने बच्चों को आएगा इसका आंसर? रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को आ रहा है। मैंने आपको बताया था कंफ्यूजन से बचने के लिए तीर के निशान को यहां लगा लो। अब देखो ये सेल है, यहां से धारा ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट, यहां से देखेंगे आप हमेशा, यहां से धारा बाहर निकल रही है, इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके दोनों सिरों के मध्य जब विभवांतर होगा उसको हम सेल की टर्मिनल वोल्टता बोलेंगे, और टर्मिनल वोल्टता के लिए सूत्र क्या काम में लेंगे, E माइनस। अरे दे रहा है, जो देगा तो घटेगा और लेगा तो बढ़ेगा, ऐसे सोच लो। बाद में तो मैं आपको किरचॉफ का नियम जब पढ़ा दूंगा तो फिर ये चिन्ह आपको ऑटोमेटिकली लगे हुए मिलेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बताओ, यहाँ विभवांतर घट गया या बढ़ गया? दे रहा है तो घट गया, पहले कितना था E, बाद में कितना हो गया V, इसका मतलब V का मान कम आएगा। ये क्या कर रहा है, ले रहा है। अच्छा बताओ, ए ये सेल, बताओ इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, E, और बाद में कितना हो गया V, किसका मान ज्यादा आएगा? क्योंकि सेल चार्ज हो रहा है, धारा ले रहा है, तो विभवांतर का मान बढ़ गया। अब जो विभवांतर आएगा वो विद्युत वाहक बल से ज्यादा आएगा। आपसे पूछा जाता है टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है या कम होता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से ज्यादा या कम? क्या जवाब दोगे, बोलो। टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि सेल चार्ज भी हो सकता है और सेल डिस्चार्ज भी हो सकता है। बहुत ध्यान से देखें, यहां आंसर बहुत जरूरी है, और यहां अपने आप को बहुत अच्छे से बनाया, आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलो इधर देखो, VA माइनस VB का मान बताओ। जो मैं अभी डायग्राम्स बनाऊंगा उसके अंदर VA माइनस VB का मतलब A और B के मध्य विभवांतर का मान आपको बताना है। ठीक है, VA माइनस VB का मान बताना है। सपोज करो ये A है, ये B है, यहां लिखा है 2.02 वोल्ट या 2.2 वोल्ट और 3 ओम, 1 ओम मिली। ये पहला सवाल, आंसर सोच लो अभी भाई, अभी एंड टू एंड बताने आप, क्योंकि इनके बिना हमारा काम अब रुक गया है। प्लस माइनस यहां लिखा है 0.2 एम्पियर, ये ए है और ये बी है, और यहां लिखा है वही 2.2 वोल्ट और 1 ओम लिखा। तीसरा है ये 0.2 एम्पियर, 2.2 वोल्ट और 1 ओम। इसके दोनों सिरे ए और बी हैं। सॉल्व करते जाओ, क्योंकि अगर यहां आप ढीले रह गए तो फिर आपको आगे मजा नहीं आएगा पढ़ने, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आने के लिए आंसर दो, आसान काम है। मान लो यहां धारा का मान 0.2 एम्पियर है, पांचवा ये सेल है, 0.2 एम्पियर की धारा है, ये ए है और ये बी है। मस्त होकर के पढ़ना है
आगे चाहते हो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर रहे, आंसर देना भी जरूरी है। इसमें अभी तक मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया सब आ गया। पहला आंसर, कंसेप्ट बताऊं दोबारा, एक बार और दे, पहले कंसेप्ट दे। ये रहा कंसेप्ट आपका। यदि i बराबर 0, इसका मतलब समझ रहा हो? इसका मतलब क्या है? खुला परिपथ। इसका मतलब सेल से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, सेल परिपथ में नहीं जुड़ा है, कुछ भी बोल सकते हो आप। i बराबर 0, देन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, and if I is not equals to 0, in that condition potential difference equals to the terminal voltage। धारा का मान 0 है तो इसी अवस्था में सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर विद्युतवाहक बल कहलाएगा, और जब धारा का मान 0 नहीं है तो उसी विभवांतर को हम सेल की टर्मिनल वोल्टा के नाम से जानते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है जो आपने आज पढ़ा है। सेल के ऊपर जो दो निर्देशांक लिखे होते हैं, पहला विद्युतवाहक बल होता है, इसका मात्रक क्या होता है विद्युतवाहक बल का? न्यूटन नहीं, विभवांतर है ना, है तो विभवांतर, बस विद्युतवाहक बल नाम लिखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक हो गया वोल्ट, इसका भी मात्रक हो गया वोल्ट। अब चलो बताओ आंसर दो। VAB, अब अपना थॉट बनाओ। धारा का मान 0 है, वही सारी चीजें रिवाइंड करो दिमाग, पूरे बोलो दिमाग में, पूरा बोलो। पूरा बोलने से क्या होगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट होगा, हमेशा के लिए। आप किसी को पढ़ा सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है इसके अंदर। बताओ यार, धारा का मान 0 है, और धारा का मान 0 होते ही तो इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो विद्युतवाहक बल ही तो है, और विद्युतवाहक बल का मानते हैं लिखा हुआ है 2.2 वोल्ट। तो हमें हमारा परसेप्शन बन गया यहाँ पे कि भाई यहाँ पर सेल से धारा का मान 0 है। अब वो क्यों 0 है, कैसे 0 है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो दिया हुआ है कि यहाँ धारा का मान 0 है। और हमने सोच लिया जब धारा का मान 0 होता है तो इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है VA माइनस VB का मान, इन दोनों के मध्य विभवांतर, विभव का अंतर VA माइनस VB या VAB। हाँ भाई, तो आपको टाइम भी मिल गया सॉल्व करने के लिए, क्योंकि धारा का मान 0 है। और जब धारा का मान 0 है तो हम समझ गए धारा का मान 0 होने का मतलब है इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान इस सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। और जो ऊपर जो मान लिखा होता है वो टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी होता है, वो तो विद्युतवाहक बल ही होता है। अब इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर निकालना है। हमारे दिमाग में आ गया कि ये विभवांतर तो इसकी टर्मिनल वोल्टा है। अब टर्मिनल वोल्टा है ये तो पक्का पता चल गया कि भाई यार ये तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर तो टर्मिनल वोल्टा है। क्यों है? क्योंकि ये सेल में धारा का मान 0 नहीं है। ये रहा अपना कंसेप्ट, धारा 0 नहीं है तो इसका मतलब अब जो भी विभवांतर आएगा वो E प्लस माइनस IR से आएगा। ये तो डन हो गया कि ये विभवांतर E प्लस माइनस IR मतलब टर्मिनल वोल्टा के बराबर आएगा। अब प्लस आएगा माइनस आएगा अभी देखना है। देखो ये सेल को बंद कर दो, अभी धारा इधर जा रही है ना इधर, तो बताओ सेल का मेन गेट कौन सा है? ये, इसमें से धारा बाहर निकल रही है या अंदर जा रही है? बाहर निकल रही है। देखो कैसे पता चलो, सर ये तो अंदर आ रही है, यहां मत देखो, ये गेट थोड़ी है, ये तो इसका पिछवाड़ा है। आपके समझने के लिए बता, बाद में तो किरचॉफ के लॉ से तो हम चिन्ह खुद ही बना लेंगे। अभी हमने किरचॉफ का नियम नहीं पढ़ा है, वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बताओ, इस सेल को ध्यान से देखो, ये धारा सेल से बाहर निकल रही है या अंदर जा रही है? बाहर जा रही है या अंदर जा रही है? मैंने आपको एक तरीका बताया, यहाँ पे बताया ना तरीका, उस तरीके का इस्तेमाल करो यार। ये तीर का निशान उठाओ और यहाँ रख दो। अब देखो, और ये तो बाहर जा रही है, इसका मतलब सेल दे रहा है, इसका मतलब घटेगा, इसका मतलब कोई भी इंसान अपनी कोई चीज देगा तो उसके पास उस चीज का मान घटेगा। केवल शिक्षा को छोड़ के, ज्ञान को छोड़ के, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पढ़ाने से मेरा फिजिक्स में ज्ञान हर साल बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया मैं मात्राओं की गलतियां करता था बहुत ज्यादा।
बच्चों ने मुझे मात्राओं के बारे में सिखाया, कुछ बच्चों ने तो मेरे को बाद में क्लास के बाद भी, सर जहाँ ये म साउंड होता है, न साउंड होता है तो ऐसा करते हैं, ऐसा साउंड होता है तो ये ऐसा करते हैं। वो मात्राओं की गलतियां बचपन से चली आ रही थी मेरी, लेकिन पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसके बाद बच्चों ने कितना सारा सिखा दिया। पढ़ाते 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 मैं कितना सारा सीख गया। देख लो इधर देखो, बताओ E माइनस आई आर, ये माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि सेल धारा दे रहा है, मैंने इसको हटाया नहीं यहाँ पे, यहीं से समझना है आप। ये सेल का तीर का निशान इधर की तरफ समझो और समझ जाओ कि ये तो सेल दे रहा है, धारा दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज हो रहा है तो घटेगा। पहले कितना था E, अब घट के कितना हो गया E माइनस आई आर। बताओ 2.2, ये E है ना, 2.2 माइनस आई का मान 0.2 गुणा R का मान कितना है 1। आपका आंसर क्या आ गया 2 वोल्ट आया, 2 वोल्ट आंसर है। यहां बताओ, क्या बताओ कितने लोगों का सही था ये वाला? 1 और 2, मैंने 5 दिया आपको, 5 में से 5 सही होने चाहिए, तब पता चलेगा कि कंफ्यूजन है या नहीं है। क्योंकि इसमें सब तरह के कंफ्यूजन आ चुके हैं, कैसे कैसे आप लोग सोचते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, कहां कंफ्यूजन आता है, सब आ गया। अच्छा ये बताओ चलो, अगर ये धारा 0 कर दूं तो VAB का मान कितना आएगा? अगर धारा 0 हो जाएगी तो VAB का मान विद्युत वाहक बल के बराबर इसी के बराबर आ जाएगा। क्या धारा 0 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। धारा बह रही है, इसका मतलब E प्लस माइनस IR ही आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, लेकिन E प्लस माइनस IR आएगा। अब मैंने देखा ये सेल है, इस सेल में से धारा बाहर निकल रही है, क्या बोलोगे? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी दे रही है, और बैटरी जब देगी तो घटेगा, माइनस का चिन्ह आएगा। क्या आया? 2.2 माइनस I.2 और ये 1, दैट इज 2 वोल्ट। और वैसे समझना चाहिए था आपको, इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है यार। ये तीर का निशान यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? जितनी धारा यहाँ है उतनी धारा यहाँ है, तो ये तो एक ही हो गया ना एक। लेकिन कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने इन दोनों को आपको अलग अलग करके बताया। चलो इधर देखो, VAB, A और B के मध्य विभवांतर। अब मैं देखूंगा क्या धारा 0 है, क्या धारा 0 है? क्या बोला? धारा 0। अगर ये धारा 0 होती तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर पूछता, तो आप आंसर डायरेक्ट टपाक यहां से टप लिख दो यार। बोलो ये रहा ना सर, आपको इतना सा भी बोलने में क्या करते? अच्छा बताओ, अभी 0 होगा क्या? धारा का मान 0 नहीं है, तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टा होगा, और टर्मिनल वोल्टा होता है E प्लस माइनस IR, E प्लस माइनस IR। बताओ प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, और क्यों लिखूं, ये सोचना है। ये देखो ये सेल है, बताओ ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो, तसल्ली से सोचो, यहीं पर तसल्ली है, बाद में तसल्ली नहीं है। बाद में तो फ्रंट या मेल की स्पीड से चलेंगे। बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर निकालना है, तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा ना यार कि प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। अब प्लस माइनस के चिन्हों को सोचने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है मतलब सेल दे रहा है तो घटेगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और अगर ले रहा है तो बढ़ेगा। ये ले रहा है या दे रहा है, ये समझना है आप। ये सेल है, धारा इधर जा रही, क्या सोचूं भाई? कंफ्यूजन सारा निकाल देना अभी। ये अभी का समय, आज की क्लास स्वाहा हो गई है। आज एक छोटा सा इतना सा पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको, लेकिन वो समझने का है जहां हम गलतियां कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन हम होने नहीं देंगे। VAB बराबर, लेकिन ये गाड़ी फंस गई, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, तो मैंने क्या किया, अब इस सेल को ये इंडिया गेट पे लगाओ, ये तीर का निशान यहां लगाओ। ऐसा लग रहा है यार ये तो चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अरे भैया ये सेल धारा इधर मत देखना कभी भी, इंडिया गेट पे देखना, इस पे देखना। हम बोलेंगे सेल धारा इधर आ रही है, इसका मतलब ये सेल धारा ले रहा है, चार्ज हो रहा है। और जब ये चार्ज होगा
मतलब ये लेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब प्लस का आया 2.2 प्लस धारा का मान 0.2 इंटू 1 कितना होगा 2.4 वोल्ट। देखो इस टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा है, जब भी तो हम बोलते हैं कि टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से IR ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यहां सोचो, समय दे रहा हूं आपको, डोंट वरी। ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा ये काय का मान लिखा हुआ है, ये है इसका विद्युत वाहक बल और ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये विद्युत वाहक बल है और ये आंतरिक प्रतिरोध है। अगर मैं पूछूं इसका विद्युत वाहक बल बताओ तो इसको क्या लेना देना, बेचारा पूछ ही वही रहा है विद्युत वाहक बल कितना है, तो विद्युत वाहक बल का मान 2.2, आंतरिक प्रतिरोध पूछो तो 1 ओम लिखे हुए यार, अपन को क्या करना उसको। लेकिन मेरा काम तो ये है, ये पूछना VAB, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के मध्य आपको विभवांतर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। A और B के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, E प्लस माइनस IR लगाऊंगा, क्योंकि धारा है और जब धारा होती है, धारा का मान जीरो नहीं है, धारा जीरो नहीं है तो विभवांतर कहलाएगा सेल की टर्मिनल वोल्टा। अब टर्मिनल वोल्टा का सूत्र E प्लस माइनस IR आता है। अब वापस वही चीज आ गई कि प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, तो ये रहा सेल ले रहा है, सेल ये आपके इस मुट्ठी के अंदर धारा आ रही है, सेल ले रहा है और ले रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आ गया तो 2.2 प्लस 0.2 इंटू 1 2.4। और वैसे ही सोच लेते यार इस चित्र में और इस चित्र में तो कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि तीर का निशान यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं, बातें की। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो आपको और विद कंसेप्ट आपको कंफ्यूजन से बचाएंगे, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आने देंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, सेल की टर्मिनल वोल्टा क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा कम दोनों संभव है, ठीक है। और सेल का जब सेल चार्ज हो रहा है, तो जब सेल चार्ज हो रहा है इसका मतलब धारा ले रहा है सेल, तो उस कंडीशन में उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है। हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा है। जब डिस्चार्ज हो रहा है सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल धारा दे रहा है, उस कंडीशन में उसके सिरों पर विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम आता है। मतलब टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से ज्यादा और कम दोनों संभव है। हो गया। अब आप पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। सेलों को भी वैसे ही जोड़ते हैं जैसे आपने संधारित्रों को जोड़ा और प्रतिरोधों को जोड़ा। कैसे जोड़ा? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम। इसके अंदर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के साथ साथ अब आपको यह भी देखना है कि आपने इनके धन और ऋण टर्मिनल्स को कैसे जोड़ा है। कहीं ऋण और धन दो सेलों के आपने उल्टे तो नहीं जोड़ दिए, जोड़ेंगे हम, लेकिन उल्टे जोड़े हैं या नहीं जोड़े हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि किरचॉफ के नियम में वो भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। किरचॉफ का नियम बहुत खूबसूरत नियम, हर समस्या का समाधान किरचॉफ के पास है, उस नियम के पास है। तो अभी हम बिना किरचॉफ का नियम पढ़े पहले सेल्स को समझना चाहते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन को समझना चाहते हैं। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो हम किरचॉफ का नियम पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ेंगे और फिर मैं बोलूंगा आपसे कि अब किरचॉफ का नियम लगा करके इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कीजिए। तो आपको लगेगा पहले तो आपने इतनी माथाफोड़ी करी सर, इतना एक पेज भर दिया कॉम्बिनेशन, अब आपको किरचॉफ के नियम से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जरूरत नहीं है, 2 इक्वेशन लिखी सॉल्व की हमारा आंसर आ गया। तो किरचॉफ के नियम से हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अभी हम किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
क्योंकि हमसे कई बार, जैसे एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध ज्ञात करो बिना किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल किए। अब किरचॉफ के नियम का उपयोग नहीं करना है और फिर आपको सॉल्व करना है, तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना है। आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं सेल के बारे में, उन्हीं से ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो, मान लो ये एक सेल है, क्या लिखा है इसके ऊपर? 2 मान लिखे हैं। सेल पर, सेल के संकेत चिन्ह पर 2 मान लिखे होते हैं। पहला मान विद्युत वाहक बल के मान को और दूसरा मान उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को व्यक्त करता है। ये एक सेल। एक और सेल है E2 और R2। दोनों सेलों को A और इनके नाम रख दिए, A, B और C। A और C के मध्य मैंने 2 सेलों को जोड़ दिया। इन दोनों सेलों के मुझे विद्युत वाहक बल मालूम है और आंतरिक प्रतिरोध भी मालूम है। ये चित्र अच्छे से देख लो, नजर आ रहा है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों की तुल्य वोल्टता क्या हो, मतलब अगर इन दोनों की जगह एक ही सेल होता, जैसे तुल्य प्रतिरोध होता है ना, अगर एक ही सेल बना दूं तो उसका विद्युत वाहक बल क्या लिखना चाहिए और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखना चाहिए। ये है सेलों का संयोजन। संयोजन क्यों करते हैं? जैसे प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं, संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं, ऐसे ही सेलों के संयोजन का भी कारण है। सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है? इच्छानुसार विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए, ज्यादा देर तक स्थायी धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। सेलों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर। तो ये मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जैसे प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ते हैं तो आप समझ जाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो मैं आपको एक छोटी सी आउटलाइन दे दूं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। मान लो 2 सेल ए और सी के मध्य इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़े गए, ये प्लस है, माइनस है, इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दो, और एक और होता तो इसका माइनस उसके प्लस से जोड़ देता, तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस संयोजन से एक प्रतिरोध जोड़ दिया, दैट इज कैपिटल आर। इस संयोजन से अगर मैं प्रतिरोध जोड़ दूंगा, देखते जाओ आराम से। मान लो इस धारा का मान I है, तो यहां भी मुझे धारा का मान क्या लिखना पड़ेगा, I। इसमें धारा का मान कितना होगा? अब यहां बनाऊं या नहीं बनाऊं धारा, आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें धारा का मान I के बराबर। मैं धारा यहां भी बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं, यहां भी, यहां भी। यहां से जो धारा आएगी उसको कोई और मार्ग थोड़ी मिल रहा है, तो इसमें भी धारा वही है, इसमें भी धारा वही है, इसमें भी धारा वही है, इसमें भी धारा वही है। अब आप चाहो तो यहां भी बना लो, यहां भी बना लो, यहां भी बना लो, यहां भी बना लो, कैसे भी बना लो, धारा एक ही जगह प्रदर्शित कर दो, आप मीनिंग समझ जाएंगे उसका कि पूरे परिपथ में धारा का मान समान। ठीक है, अब बताओ, चलो इस बिंदु का नाम ए और इस बिंदु का नाम सी। इस अगर मान लो मैं एक कुंजी लगा दूं, यहां पर ये कुंजी लगा दूं, यहां लगा दूं, थोड़ा सा सोच के आंसर दे लो यार, मजा आ जाएगा। ये कुंजी लगा दी मैंने, अगर ये मैंने यहां से तोड़ दिया परिपथ, खुला कर दिया इसको, बताओ इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को क्या कहोगे? जब ये खुला है तो पूरे परिपथ में धारा का मान 0 हो जाएगा, तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल E1 कहलाएगा, इन दोनों के मध्य विभवांतर E2 कहलाएगा, इन दोनों के मध्य विभवांतर E तुल्य कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, डॉट लगा दिया, धारा चालू हो गई, और धारा चालू हो गई तो अब इन दोनों के मध्य विभवांतर VA माइनस VB, बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर को क्या कहोगे? जब सेल में धारा बहती है तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। टर्मिनल वोल्टता का सूत्र E प्लस माइनस आई आर, E प्लस माइनस आई आर। E की जगह क्या लिखूंगा, E1, R की जगह R1। अब ये प्लस या माइनस, अब देख लो इस सेल में से धारा बाहर जा रही है, सेल दे रहा है तो घटेगा,
तो काय का चिन्ह आ गया माइनस। इसके बारे में सोचो, बोलो वी बी माइनस वी सी, उच्च वोल्टा में से निम्न वोल्टा को घटा रखा है। देखो इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या धारा जीरो है क्या? कंसेप्ट क्या कहता है? I बराबर जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज E। I is not equals to zero, then potential difference equals to टर्मिनल वोल्टेज, राइट। बताओ धारा बह रही है तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को इसकी टर्मिनल वोल्टा कहेंगे। सूत्र बनेगा E प्लस माइनस आई आर। E की जगह E2, I की जगह I, धारा तो I रहेगी, और R की जगह R2, प्लस या माइनस। अब यहां आ जाओ, ये सेल धारा दे रहा है, और जो दे रहा है तो माइनस। यहां भी लगा दो, लगाओ वी ए माइनस वी सी बराबर इन दोनों के मध्य विभवांतर को क्या कहोगे? ये डॉट लगा दिया, धारा चालू हो गई, तो इनके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टा कहूंगा। बताओ इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को E प्लस माइनस आई आर से लिखूंगा। E की जगह E तुल्य लिखूंगा, R की जगह R तुल्य लिखूंगा। प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? घड़ी बच गई। ये सेल है, दे रहे, जो देता है उसका घटता है। ये आंसर 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। अगर चार्ज हो रहा होता तो सेल, अगर चार्ज हो गया तो और डिस्चार्ज हो जाएगा तो ऐसे। इन दोनों को जोड़ो भाई साहब, जोड़ो दोनों को जोड़ो। अगर जोड़ूंगा तो ये गया, एक माइनस का एक प्लस का, वी ए माइनस वी सी बराबर, जोड़ दो E1 प्लस E2, इन दोनों में से माइनस आई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। काम हो गया काम। उधर से लिया उधर रख दो। यह काम करो, समीकरण नंबर 4। इस समीकरण नंबर 4 की तुलना 3 से कर दो। समीकरण 4 व 3 व 4, 3 व 4 की तुलना करो। बताओ 3 और 4 की तुलना करूंगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं लग रहा? इसका मान तो यहां लिखा हुआ है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर आई है, और फिर ये मान इसका है, तो क्या गया? E तुल्य बराबर E1 प्लस E2, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2। बोलो, कोई तकलीफ हो तो बोलो, तकलीफ का समाधान हो जाएगा। काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ तुल्य विद्युत वाहक बल का मान दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर, और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर हो। अगर दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर होता E और इसका भी E, तो यहाँ 2E आ जाता। अगर ये R और R होता तो यहाँ 2R आ जाता। अगर 3 सेल होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता। इस तरह से मैं लिखता। अब इसके अंदर आपके पास कागज पेन तैयार रखो, है से ही तैयार। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा नन्ना सा चेंज, थोड़ा सा नन्ना सा चेंज कर रहा हूं। पहले आपने इसको देख लिया अच्छे से, आपने इसको देख लिया है, देख लिया ना भाई? कोई दिक्कत है? और अगर दिक्कत नहीं है तो अब मैं इसके अंदर एक चेंज करने जा रहा हूं। उस चेंज को आपको बताना है क्या होगा, ठीक है? ये सॉल्व करना है यार। एक बार फिर देख लो, मैं आपको एक बार और बता दूं। इसको सब बंद कर, मत देखो इधर। इस सेल को पूरा, एक सेल ये और एक प्रतिरोध जोड़ा, इसमें धारा बह रही है। तो मेरे दिमाग में क्या आता है? ये कंसेप्ट आता है, मुझे इसी को ही अप्लाई करना है। आज की पढ़ाई ये 2 लाइनों की। धारा 0 है तो विभवांतर को मैं विद्युत वाहक बल कहूंगा,
धारा 0 नहीं है तो विभवांतर टर्मिनल बोलता है। अब वो विद्युत वाहक बल से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कब ज्यादा कब कम ये आपको डिसाइड करना है। परिपथ बोलता है लेकिन कि प्लस लगाओ माइनस लगाओ, वो खुद ही बता देता है, इसलिए टेंशन का विषय ही नहीं है। सब परिपथ के ऊपर छोड़ दो। तो देखते जाओ सूत्र क्या होता है मालूम है, V बराबर E प्लस माइनस आई आर। कब प्लस कब माइनस, बस यही है। बताओ ये सेल क्या हो रहा है, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। कहां देखते हैं, इस बड़ी लाइन पर देखते हैं। तीर का निशान यहां लगा है तो इसे उठा के यहां लगा, इसका मतलब इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा वो विभवांतर इससे कम होगा, क्योंकि दे रहा है इससे कम होगा, इसका मतलब इसमें से घटा दूंगा आया। अब इस सेल की बात करो, इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान बोलो भैया, क्योंकि ये भी दे रहा है धारा, ये भी दे रहा है। इसका फोटोग्राफ देख लो, अलग से खींच के ले आओ, धारा दे रहे हैं। और जब ये धारा दे रहा है तो इसके सिरों पर विभवांतर इससे कम आएगा, क्योंकि ये दे रहा है तो घट गया, E माइनस होगा। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूं, कर दू चेंज। अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये कर दिया, सिंपल सा चेंज किया है, घबराने का नहीं बिल्कुल। कहां चेंज आएंगे भैया, कहां पर बदलाव आएंगे, सब हम लिखेंगे। क्या इससे कोई बदलाव आया, अरे धारा प्रवाहित हो रही है, धारा बह रही है, धारा का मान कितना है, आई धारा है। बताओ इसके दोनों सिरों, बताओ ये चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो E माइनस आई आर, ये लग गया। अब बताओ इसका उच्च विभव का सिरा कौन सा है, पहले तो ये C। इस सेल को देखना, इधर मत देखो, इस सेल को, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। लेकिन ये बताओ इस सेल के लिए V बराबर E प्लस माइनस आई आर में से कौन सा सूत्र लगेगा, कहीं मत देखो, इसको देखो, बड़ी लाइन को देखो, बड़ी लाइन को देखना है। ये धारा अंदर आ रही है, इसका मतलब ये सेल चार्ज हो रहा है, ये सेल धारा ले रहा है तो काय का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। और विभवांतर को कैसे लिखूंगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बताओ, बोलो यार कैसे लिखोगे, VC माइनस VB। अरे विभवांतर ऐसे लिखूंगा ना, इसकी ठेकेदारी थोड़ी, उच्च विभव में से निम्न विभव को घटाया, VC माइनस VB बराबर, और क्या चेंज आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस। क्यों प्लस आया, क्योंकि ये सेल चार्ज हो रहा है, ये प्लस का चिन्ह हो गया और ये माइनस का चिन्ह। ये सेल चार्ज हो रहा है, ये सेल धारा ले रहा है, और ये वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा है। देखो ये सेल चार्ज हो रहा है तो प्लस का चिन्ह, और डिस्चार्ज हो रहा है तो माइनस का चिन्ह, सिंपल। अब क्या करूं भैया, ये तो चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। और इसके रिजल्ट में एक बहुत खूबसूरत सी चीज आ रही है हमारे पास। क्या करो, अब घटाओ का चिन्ह लगा दो, घटा दो इसको। अगर मैं इसको घटा दूं तो बताओ क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बोलो, और ये माइनस। घटाना है, घटाओ। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो क्या होगा, बोलो, घटाऊंगा तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये और ये कट गया। बताओ क्या आया, VA माइनस VC बराबर E1 माइनस E2। तसल्ली से, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बोलो माइनस I। घटा दिया ना यहाँ, बताओ क्या आएगा, R1 प्लस R2। ये आप करके देख लेना। अब इसकी तुलना कर दो वापस, समीकरण नंबर 4 आएगा। कहां चेंज आया था भाई, मालूम है आपको, इसकी टर्मिनल वोल्टा में चेंज आया, इसकी टर्मिनल वोल्टा में प्लस का चिन्ह आ गया था। मैंने इसमें से इसको हटाई, आपका काम है घर पर। अब मैं अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो बताओ क्या आएगा, E तुल्य बराबर क्या है, E तुल्य बराबर E1 माइनस E2, और R तुल्य बराबर क्या आया, R1 प्लस R2। यहां प्लस का चिन्ह आया। विद्युत प्रतिरोध हमेशा जुड़ता है, एडिटिव क्वांटिटी, एक तरह से घर्षण की तरह।
इधर से इधर चलोगे तो भी घर्षण अपनी प्रकृति नहीं छोड़ेगा, इधर से इधर आओगे तो भी घर्षण अपनी प्रकृति नहीं छोड़ेगा। मतलब घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है। उसी तरह से धारा इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर जाए, प्रतिरोध का काम है उस धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करना। तो याद रखना, ये घटेगा नहीं, माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर मान लो दोनों का विद्युत वाहक बल बराबर होता तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाता? शून्य हो जाता। तुल्य विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाता। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आपको सॉल्व करने हैं, तसल्ली से सॉल्व करने हैं। करेंगे ना सॉल्व? मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, इधर देखो। मान लो ये 3E और ये R और ये 2E और 2R, A और C के मध्य इस तरह से जुड़े हुए हैं। कर सकते हो सॉल्व? आपको क्या निकालना है? E तुल्य एवं R तुल्य का मान ज्ञात करना है। E तुल्य और R तुल्य का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूं, अब वो प्रतिरोध वगैरह खुद आपको ही लगाने हैं। अगर ऐसा कर दूं तो 3E और R, 2E और 2R। अब आपको बताना है A और C के मध्य तुल्य E तुल्य एवं R तुल्य का मान ज्ञात करना है। तरीका बता दूं, यहां से भाई ये प्रतिरोध जोड़ लो और इसका तुल्य परिपथ बना लो। ऐसे देखो, ऐसे जैसे ये लिख दिया मैंने 3E और R, 2E और R। अगर मैं एक प्रतिरोध जोड़ दूं तो ये R जोड़ दिया। धारा मान लो आई, इसका तुल्य परिपथ बना लो, E तुल्य और R तुल्य का, और यहां से ये R हो गया और ये धारा का मान लो। अब आपको सॉल्व करना है इसको, पूरे को, सर्किट को सॉल्व कर लो। ये टर्मिनल्स के नाम लिख लो। ठीक है, ये धारा होगी, इसमें भी धारा का मान I होगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, एक स्क्रीनशॉट खींच लो इसका और फिर हो गया। आपको क्या करना है? दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने आपको नोट्स, आज आपका टेस्ट भी है शाम को 8:30 से 9:30। संधारित्र का लास्ट टेस्ट है। क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और 90% तो सीधे हैं, 10% थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो टेस्ट की तैयारी कर लो आज पूरा अच्छे से। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में मजा आने लग जाएगा आपको, क्योंकि आज से हमने वो टॉपिक शुरू कर दिए जो आपको आनंदित कर देंगे, भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेंगे। चलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।